डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने जून साइकिल दिया, पेपर एक ही दिन बाद कैंसिल हुई, सबका हार्ट ब्रोक हुआ एंड वी ऑल बिकेम वेरी सैड। वी ऑल नो इस तरह के जब पेपर कैंसिल होते हैं किसी का कोई भला नहीं होता, इससे सभी का एक साइकिल डिरेल होती है, सबकी प्लान जो है और प्रिपरेशन। लेकिन फिर भी आज की खबर यह है कि री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है, अगस्त 21 से सितंबर 4 तक है। वे काफ़ी टाइम है, यदि आप मान के चलें कि वो अगर सितंबर के आसपास होती है तो करीब 2 महीने आपके पास में है, और 2 महीने में तो डियर स्टूडेंट यूजीसी नेट की पूरी तैयारी की जा सकती है, पूरा फुल फ्रॉम स्टार्टिंग। तो आज ये वीडियो बहुत ही सही टाइम पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी, जबकि मैं इस पे काम तो कल से कर रहा था। ये क्या है कि पॉल साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी पेपर 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो हर जो डोमेन है उसमें पेपर 1 होती है और लगभग एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि मैं पॉल साइंस से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं पॉल साइंस के क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ। और ये लेकिन सभी डोमेन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा। आई होप कि दूसरे डोमेन के स्टूडेंट भी इसको देख रहे होंगे परहैप्स। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इसको करने में, मैंने भी लर्न किया है और आपको वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ए सिंपल वीडियो, इसमें ढेर सारे एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक तरह का ये ऑनलाइन लेक्चर है पेपर 1 पे। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, ये बुक्स हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है। मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए नहीं कि ये घमंड या ह्यूब्रिस से कहता हूँ, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। इस पे जो मेहनत की गई है और जिस प्राइस रेंज में ये अवेलेबल कराया जाता है वो यूनिक है। इसमें सबसे लेटेस्ट जो ऑफरिंग है वो CUET PG पास्ट 5 ईयर्स है, और ये भी जो है मेरे नेट के स्टूडेंट जो है उनके लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि अब दोनों CUET PG के यदि 5 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हु बहू जो है पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में, और उस लेवल दोनों का लगभग मैच कर रहा है। तो ये आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा CUET PG यदि आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये है, और ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस एंड 1000 जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही बुक यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट की गाइड तो आप लोगों ने इसको बहुत पॉपुलर बनाया है, ये इंस्टा मोजो पे अभी भी PDF में अवेलेबल है। इन सब की डायरेक्ट लिंक यहाँ दी गई है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक भी आपको दी जाएगी। ये बुक जो है अभी जस्ट रिलीज हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसका थोड़ा डिटेल और यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन आंसर का थीम वाइज मैंने इसको अरेंज कर लिया है। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया है कि कितने क्वेश्चन इस पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड से हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मैंने कुछ चीज़ों को इसमें नहीं लिया है। DI के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, और कंप्रीहेंशन तो करीब 35 के आसपास जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन उन सब में मिला के रहते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा 36-37 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो रही है। इससे पहले कि हम लोग और डिस्कशन करें, एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको JRF करना है। क्योंकि यदि इसमें आप 35 नहीं लाते हैं, 35 आउट ऑफ 50, मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं, तो आपके JRF होने के चांस बहुत कम है। और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, पेपर 2 से कम मेहनत में पेपर 1 में किया जाता है, बिकॉज ये एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसमें ऐसा माना जाना चाहिए कि आपको कोई ऐसी खास तैयारी की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस से जो अभी तक आपने पढ़ा है, यदि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है, जो सिलेबस है उससे इसमें ऐसे रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत आपको पढ़ लेनी चाहिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इस पेपर को जब मैं एनालाइज करूंगा तो मैं 3 तरीके से आपको इंडिकेट करूंगा। कुछ जो है CS लिखने का मतलब है कि आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, बिना किसी अध्ययन के कर सकते हैं। कुछ जो है यदि आपने अध्ययन किया है तो उसको मैं मीडियम रेंज का क्वेश्चन बोलूंगा, उसको आप कर सकते हैं, सॉल्वेबल है। कुछ तो इजी है, कुछ सॉल्वेबल है, और कुछ जो है बेहद डिफिकल्ट ऑर्बिट है। आपको मतलब बस लक है कि आप जानते हैं या आपने उस तरह का रूट लर्निंग किया। इस 3 पार्ट में चलिए बांटते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर बाय ए सैंपल इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अब ये सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सैम्पलिंग आपने जरूर पढ़ा होगा। रिसर्च में हम सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि हम
जैसे कि मान लो चावल का बोरा है और अपने उसमें से 4 दाना निकाल लिया, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रैंडम सैम्पलिंग का। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग है कि क्लास में आप स्टूडेंट को पर्टिकुलर बेसिस पे सेलेक्ट कर लेते हैं किसी, तो वो नॉन रैंडम है। तो इस तरह के सैम्पलिंग करते हैं, फिर उस सैम्पलिंग में हम क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, उससे इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब वो हमारे लिए ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, दैट इज सैम्पलिंग। यहाँ पे ना आप बिना कोई ज़्यादा, ये कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस प्लस सैम्पलिंग का नॉलेज, वेयर बाय ए सैम्पल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि ये जो सैंपल हम लेते हैं, कुछ खास इंडिविजुअल को, एक या कुछ दो को, कम को लेते हैं, उसको कुछ पीरियड तक, 2 महीने 3 महीने तक जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, या 4 महीने 1 साल तक। इसको क्या कहेंगे? देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। स्नोबॉल जैसा नाम है कि आपने कुछ सैंपल चुने और फिर वो आपको हेल्प करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, वो बोलेंगे आप सर इनको चुनिए अपने सैंपल में, फिर जो नेक्स्ट चुने जाते हैं वो कुछ और सैंपल ढूंढ के लाते हैं। इस तरह से वो स्नोबॉलिंग होती है। तो ये है नहीं। क्लस्टर सैंपलिंग भी ये है नहीं, क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होती है कि आप किसी पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर में बदल देते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा शहर है और आपने उसके पॉपुलेशन को किसी बेसिस पे क्लस्टर में बदल दिया, किसी जोन के बेसिस पे, कोई ज्योग्राफी के बेसिस पे, किसी बेसिस पे, फिर उस क्लस्टर को मान लीजिए 100 क्लस्टर में आपने बांटा और उस क्लस्टर में से रैंडमली आपने 5 क्लस्टर ले लिया, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग है। ये भी ये नहीं है। पर्पसिव सैंपलिंग भी ये नहीं है, क्योंकि पर्पसिव सैंपलिंग जैसा मैंने बताया कि क्लासरूम में टीचर जो है कुछ स्टूडेंट को किसी बेसिस पे चुन लेते हैं, तो वो पर्पसिव सैंपलिंग है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो एक ही बच जाता है, यह फोकल सैंपलिंग। इसलिए आप इसको ऐसे टिक मार सकते हैं कि यही होगा, और यही है ही। फोकल सैंपलिंग होता क्या है कि जिसमें हम जैसे एनिमल बिहेवियर में यूज किया जाता है, सोशल साइंस में यूज किया जाता है, मतलब एक एनिमल को, मान लीजिए एक गाय को आपने चुन लिया, और या 3-4 गाय को, और फिर बहुत लंबे पीरियड तक, सेट पीरियड टाइम तक उसका बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं डिटेल में। दिस इज फोकल सैंपलिंग कहते हैं। तो इसके थ्रू आपने इतने सारे सैंपलिंग देख ली, और भी देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, आसान भी है। जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, तो उसका जो सीक्वेंस होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन क्या कर लीजिए, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब देते हैं। वहीं पे हम जो है एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि भाई हम आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया, उसको इन्होंने हमें इस तरह से हेल्प किया, एक्नॉलेजमेंट देते हैं। क्रेडिट कह लीजिए, पिक्चर में भी आप देखेंगे क्रेडिट आती है शुरू में ही कि किन्होंने किन्होंने इसमें सहयोग किया है। उसके बाद से इंट्रोडक्शन होती है, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, कैसे आपने अपनाया, डेटा कैसे कलेक्ट किया एंड ऑल, और उसके बाद फिर डेटा प्रेजेंट करते हैं, फिर डिस्कशन होती है, कंक्लूजन होती है, और रेफरेंस बिब्लियोग्राफी होती है। तो इसको आप एक तरह से याद कर लें। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो एक्नॉलेजमेंट आती है, तो इसका मतलब सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट आएगा, ए से शुरू होगा, और ए से शुरू होता हुआ केवल 2 ही है, तो ये 2 को तो आप काट दीजिए, ए से शुरू नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या है कि रिसर्च, मतलब पहले लिटरेचर रिव्यू होगी तभी कोई भी होगा, मतलब पहले डी होगा तब सी होगा, या पहले डी होगा तब जो है बी होगा। तो आप डी बी को ले लीजिए, पहले डी फिर बी। तो डी बी में इसमें देखिए तो बी डी है, इसका मतलब ये सीधा खत्म हो जाता है, और यहाँ पे डी बी है तो एक ही बच जाता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्रोनोलॉजी को सजाने में आप पूरा जानने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें जानिए तो आपको हो जाता है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि कहीं कहीं पे नेट पे यह है कि एक्नॉलेजमेंट बाद में दी जाती है, ठीक बिब्लियोग्राफी के पहले। मैं ऐसा नहीं मानता। जो जनरल, ये क्वेश्चन भी नहीं मानता, जनरली जो एक्नॉलेजमेंट शुरू में दी जाती है, बिफोर टेबल ऑफ कंटेंट, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए, ये जो है थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी डिस्क्रिप्शन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ऐसे जो है इंटरनल वैलिडिटी के प्रॉब्लम आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, जैसा भी आपने फोकल सैम्पलिंग देखा, उसी का एक वेरिएशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप को चुनते हैं, मान लीजिए कि 15 हमने व्यक्ति को चुना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, और उसको हम उनका सोशल बिहेवियर पे हम मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, और उसको 3 साल 5 साल 10 साल तक जो है लगातार टाइम टू टाइम जो है उनसे पूछते रहते हैं। मतलब एक लंबे पीरियड में उनको हम सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, और इस बेसिस पे जो है हम एक लॉन्ग टर्म में एक पैटर्न देखते हैं, सोशल बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड तक होता है। जैसे इसमें एक जो है एट्रीशन थ्रेट होता है। एट्रीशन का मतलब ही होता है ड्रॉप आउट हो जाना, कोई एम्प्लॉय यदि कंपनी छोड़ दे
तो यहाँ पे ड्रॉप आउट से आप इसको पकड़ सकते हैं। व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ ए स्टडी लीडिंग टू ए चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल, आपका सैंपल ही बदल गया, कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग ट्रांसफर हो गए, चले गए, तो आपका वो पूरा गड़बड़ा जाता है। तो यदि बी को हम 4 से मैच कर लें तो यहाँ पे क्या ब्यूटी है कि एक ही आपको जानना है, बी का 4 और ये हो जाता है क्रैक। तो फिर ए का 3, सी का 2, डी का 1। अब आप आगे कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा मज़ेदार है, इसकी थ्रेड मैं कई जगह बताता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि टेस्टिंग थ्रेड जो है, क्या होती है ना, जब आप किसी को बार बार टेस्ट करते हैं तो वो आदमी का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। ये हॉथरेडियन जो है इफेक्ट भी है। हॉथरेडियन एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, जब किसी को पता होता है कि उसका टेस्ट हो रहा है तो उसका जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं रह जाता, वो एक अलग तरीके से आपको पेश आता है। और ये चीज़ जो है इंडिया में एग्जिट पोल सब क्यों अभी बहुत गलत हो गया, उसका कारण ये भी है कि जब उनको पता होता है कि ये कोई पूछ रहा है तो वो कई बार वो सही बातें नहीं बताते हैं, वो एक डॉक्टर्ड हो जाता है। वो उनको लगता है कि टीवी पे आएंगे तो हम क्यों बताएं कि हमने किसको वोट दिया, वो गलत भी बोलते हैं, उनका ओपिनियन भी गलत। तो इसलिए आजकल ये प्रॉब्लम है, टेस्टिंग थ्रेट है। और भी मैच्योरेशन थ्रेट की, वो सब्जेक्ट ही मैच्योर हो जाता है, मतलब उसका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है, तो फिर वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाता है। हिस्ट्री थ्रेट है ना, पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का, आपको थोड़ा बहुत जानना होगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। जैसे एट्रिशन, यदि ड्रॉप आउट, यदि आप वोकेबलरी भी जानते हैं तो इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। यहां पे देखिए स्केल का ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द स्केल और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि किस में आप जो है 1 2 3 4 इस तरह से रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो इस तीनों में 3 है, इसका मतलब एक ही नहीं है। यहाँ पे तो एक ही सही है, 3 नहीं है, और यहाँ 2 है। यहाँ देखिए नॉमिनल स्केल पे आपका ध्यान जाना चाहिए। नॉमिनल स्केल जो है रैंक नहीं किया जा सकता। नॉमिनल मतलब कि नॉमिनलिज्म मतलब जस्ट एक लेबल है, जैसे कि जेंडर जो है तो मेल है फीमेल है, जस्ट ये एक लेबल है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है। अब इस तरह का जो नॉमिनल स्केल होती है उसको आप थोड़ी रैंक कर सकते हैं। अब मैरिड ऊपर रहेगा कि अनमैरिड, ऐसा थोड़ी कोई है कि एक कैटेगरी इसको खेल बताता है, यस नो टाइप ऑफ। तो इसलिए नॉमिनल स्केल कभी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा इसमें। ए है इसका मतलब कि इन दोनों में होगा। इसका मतलब बी तो डेफिनेटली है, ऑर्डिनल स्केल तो होगा ही। ऑर्डिनल का मतलब ही होता है ऑर्डर में हो, 1 2 3 4 5। अब देखना है कि इंटरवल रेशियो स्केल होता है कि नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल होता है। इंटरवल स्केल या इंटरवल वेरिएबल उसको कहते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे होता है लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता। अब इस सबका बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता है। आपको एग्जांपल है कि जैसे फ़ारेनहाइट या सेल्सियस डिग्री का जो थर्मोमीटर होता है, उसमें जो 0 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि 0 टेम्परेचर का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हीट है ही नहीं, मतलब कि देयर इज नो हीट। तो 0 इंटरवल इसमें नहीं होता है, ट्रू जीरो नहीं होता है, लेकिन इसको भी रैंक किया जा सकता है। रेशियो वेरिएबल में ट्रू जीरो होता है, इसको तो बिल्कुल रैंक किया जा सकता है। सबका एग्जांपल यहाँ देख लीजिएगा, हाइट, वेट, इनकम, टाइम स्पेंड ऑन टास्क। इस पे आप पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इंटरवल वेरिएबल में पूरी कैलकुलेशन नहीं, हर तरह कैलकुलेशन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता। मैं यहाँ बहुत हड़बड़ी में बोल रहा हूँ, आप इन सबको आराम से नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल, रेशियो, ये चारों को जरूर पढ़ लीजिए। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन फिर मीडियम लेवल का बन जाता है कि आपको नॉलेज है तो बहुत आसान है कि ये तीनों जो है रैंकिंग की जा सकती है। सो BCD हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन थे। द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन। ये क्वेश्चन आसान है, इजी है, लेकिन आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में तो आप इस तरह से एक्सट्रेनस वेरिएबल को हटा नहीं सकते हैं। कोरिलेशन रिसर्च जहां 2 वेरिएबल के बीच एक कोरिलेशन दिखते हैं वहां भी नहीं हटा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च तो अभी मैंने डिस्कस किया, उससे इसका नाता नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, ये एकदम कंट्रोल्ड रिसर्च होता है जहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम वेरिएबल के बीच में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बनाया व्यक्तियों का, और एक को जो है 1 साल तक मान लिया ऑब्जर्व किया, एक को बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करने दिया, खाया पिया सोया, दैट्स ऑल। और दूसरा जो है उसको हमने एक अच्छा एक्सरसाइज रेजीम जो है दिया 1 साल तक, और फिर दोनों के हेल्थ का क्या असर पड़ेगा, उनके मतलब मेटाबॉलिज्म पे, हेल्थ पे, ग्रोथ पे, इसको ऑब्जर्व किया। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है एक्सरसाइज और डिपेंडेंट वेरिएबल है हेल्थ। तो हम जो है इस तरीके से वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। अब 2 ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप जिसको कि हमने बिल्कुल एक्सरसाइज करने नहीं दिया, जैसा था वैसा छोड़ दिया, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। और जिस ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब
जो एक्सरसाइज है उसको वेरी करते हैं, ज़्यादा किए कम किए और ये देखते हैं, वो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही चेंज होता है, और इससे हम जो दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्सरसाइज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हेल्थ कंडीशन, इन दोनों का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है हम मतलब जो जो वेरिएबल को हम नहीं चाहते उसको हम हटा देंगे। केवल हम क्या कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं कि उनका खाने का हैबिट कैसा है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है। केवल हम एक वेरिएबल पे फोकस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो जब इस तरीके से वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये केवल जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही पॉसिबल है। इजी क्वेश्चन बट यू मस्ट नो सम डोमेन। तो आपने देखा कि 5 जो क्वेश्चन थे रिसर्च एप्टीट्यूड में वो डूएबल थे, सारे डूएबल थे, कुछ कॉमन सेंस से थे, लेकिन अधिकतर जो है आप आराम से उसको सिलेबस के अनुसार तैयारी करके कर सकते हैं। अब आइए हायर एजुकेशन में, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो एक तरह का बम्प करने वाला क्वेश्चन, उसको ऑर्बिट आप कहते हैं, डिफिकल्ट कहते हैं, आप जानते हैं तो जानते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पे जो है भास्करा ने, भास्करा 2, भास्करा और भी वो सारे हुए हैं, भास्करा 4, तो उन्होंने 1150 एडी में एक बुक लिखा था लीलावती। सुन के तो लगता है कोई लिटरेचर, कोई नाटक है, लेकिन एक्चुअली ये बुक ऑन मैथमेटिक्स है लीलावती। मुझे पता है क्योंकि मैंने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है, लेकिन ये सब क्वेश्चन तभी आप पकड़ सकते हैं जब आपने बहुत उटपटांग पढ़ रखा है, बहुत सारे पीवाई क्यूए, बहुत सारी चीजें आपने देखी है। तो कभी जो है ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी आते थे, और इस चलते भी कई लोग इसको जानते हैं, लीलावती, भास्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन फॉर्म बाय मर्जिंग 3 कंसोर्टिया, कंसोर्टियम का प्लूरल होता है कंसोर्टिया, इनिशिएटिव नेमली यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST and INDEST AICT कंसोर्टियम। ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट है, मैं इसको डिफिकल्ट बोलूंगा, लेकिन आप जानते हैं तो जानते हैं। इसका नाम है ई शोध सिंधु। शोध मतलब रिसर्च, सिंधु मतलब नदी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये बहुत ही, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट खजाना है इंटरनेट पे। यदि आप ई शोध संधु पे जाएंगे, आप इंटरनेट गूगल में केवल लिखे ई शोध संधु, तो आपको वहां पे मुफ्त में जे स्टोर के, फ्रांसिस एंड टेलर के और बहुत सारे आर्टिकल, पॉलिटिकल साइंस के, वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज है आर्टिकल्स, आपको ढेर सारे आर्टिकल मिलेंगे। आप समझिए आपके पास में खजाना है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। तो ये ई शोध सिंधु है, बस डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ नॉलेज लीजिए, एपिस्टेमोलॉजी का कहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ शोध गंगा है, ये भी खजाना है। ये क्या है कि ये यूजीसी के एक प्रयास है, जो इनफ्लिब नेट है, उसको इन्होंने डाल दिया। मतलब जितने रिसर्च हो रहे हैं वो पूरा रिसर्च पेपर यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है। कैन यू बिलीव? ये सब अनबिलीवेबल है, क्योंकि रिसर्च पेपर हर जगह बहुत खरीदने पड़ते हैं। किसी ने रिसर्च किया किसी टॉपिक पे और आपको यहाँ फ्री मिल जाता है। तो शोध गंगा और ई शोध संधु, डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप इन दोनों का फायदा उठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आप कॉमन सेंस से और थोड़ी से नॉलेज से आप मार सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? यहाँ मैच करना है कॉलेज और इसके फाउंडर। अब यहाँ देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया है। ये पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय पढ़ा है। और बी का 3 केवल एक ही जगह है डियर स्टूडेंट, क्योंकि यूजीसी नेट अभी ऐसा दे रहा है मैचिंग जिसमें एक से ही क्रैक होता है। तो ये सीधा क्रैक हो गया। इसका मतलब कि ए का 2 होगा, पुणे कॉलेज जो है वो एम इल्फिस्टन ने खोला होगा। सी का 4 है, बिशप कॉलेज शिवपुर जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड। और स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज अलेक्जेंडर डफ, इसमें भी जो है राजा राम मोहन रॉय का हाथ था अलेक्जेंडर डफ के साथ में, स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज। तो ये इजी है। अब यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया। ये खासा डिफिकल्ट है, क्योंकि कौन याद रखता है सभी यूनिवर्सिटी का कब खुला है। तो ये तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो है मैंने नेट पे ही मैंने देखा, मैं भी क्यों याद रखूंगा। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि सबसे पहले जो है SNDT कॉलेज की स्थापना होती है। SNDT वुमेन कॉलेज जो है ये 1916 में ही खुल जाता है। तो इसका मतलब कि यदि आपको ये बात पता होती कि SNDT वुमेन कॉलेज सबसे पहले, तब तो ये ऐसे ही क्रैक हो जाता, क्योंकि सी से शुरू होता हुआ केवल एक है।
उसके बाद जो है खुलता है पटना यूनिवर्सिटी जो 1917 में खुलता है। पटना यूनिवर्सिटी और जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, दोनों ही 1917 में खुलते हैं। तो पहले पटना, फिर उस्मानिया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि खुल तो बेसिकली एंग्लो मुस्लिम कॉलेज करके जो खुलती है, ओरिएंटल कॉलेज, ये तो 1875 में ही सर सैयद अहमद खान ने खोला था। इसका नाम जो बदला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 में, तो इसलिए 1920 लिया है। और सबसे बाद में जो है नागपुर यूनिवर्सिटी खुलता है। तो ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बट इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कब खुला, ये थोड़ा बहुत आइडिया यदि आप ले लें तो इसको भी A B D करके ऐसे हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको नॉलेज देता है और जानना चाहिए कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। ये जो इंडेक्स है, इस या इंडिसेज है, कहिए इंडिकेटर है, ये बताता है कि 18 से 23 साल के जो स्टूडेंट हैं या पॉपुलेशन कोहर्ट है, ग्रुप है, उसमें से कितने परसेंट जो हैं वो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं। जैसे अभी इंडिया में ये करीब 28.5% है, कह लीजिए 28%। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 यदि बच्चे हैं 18 से 23 साल में इंडिया में, तो उसमें से मात्र 28 बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन, मतलब कि BA, मास्टर्स, PhD ये सब कर रहे हैं। 28%, तो अधिक से अधिक होगा, तो इसका मतलब कि ज़्यादा बच्चे हायर इनरोल कर रहे हैं 18 से 23 साल। तो डिफिकल्ट है, ये भी अगेन एक डिफिकल्ट है, क्योंकि आप 18 to 24 ईयर में कंफ्यूज हो सकते हैं। जानते हैं तो जानते हैं। तो आपने देखा कि हायर एजुकेशन में जो 5 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 1-2 क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकते थे। अब आइए इंडियन लॉजिक, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 5 क्वेश्चन नहीं पूछा है। मुझे निराशा हुई, क्योंकि वो कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि इस पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना खर्च करते हैं तैयारी में। तो इसके 4 क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है इंडियन लॉजिक, या लॉजिकल एप्टीट्यूड कह लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंडियन लॉजिक के न्याया जो स्कूल ऑफ लॉजिक है उस पे है, और ये मैंने कई बार अपने स्टूडेंट को बताया भी है, टेस्ट सीरीज, ग्रुप में, काउंसलिंग में, अदरवाइज भी जो नेट पे मैं देता हूँ पेपर 1 का, कि इसका जो सैलोगिज्म होता है, सैलोगिज्म मतलब जो प्रपोजिशन और कंक्लूजन का जो डिडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर होता है, उसको सैलोगिज्म कहते हैं। वो एरिस्टोटेलियन सैलोगिज्म से अलग होता है। एरिस्टोटेलियन सैलोगिज्म जो है 3 पार्ट में होती है, जिसमें से 2 जो है वो प्रेमिसेस होते हैं और 3rd कंक्लूजन होता है। तो प्रेमिसेस इस टाइप का होता है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, सबसे एक सिंपल जो सैलोगिज्म है, डिडक्टिव सैलोगिज्म। और फिर उसका है दिस हिल हैज स्मोक एंड देयरफॉर दिस हिल हैज फायर। जो पहला इसमें होता है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन बताता है 2 चीज़ों के बारे में, फायर और स्मोक के बीच में। ये कहता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, और ऐसा होता ही है। इन दोनों के बीच का रिलेशन यूनिवर्सल है। यदि स्मोक है तो जरूर कोई ना कोई, बिना फायर के स्मोक नहीं होता। उल्टा इसका ट्रू नहीं है, बिना फायर के स्मोक नहीं होता, बट बिना स्मोक के फायर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। द हिल हैज स्मोक एक पर्टिकुलर रिलेशन बताता है कि कोई हिल है जिसमें कि स्मोक है। तो इन दोनों के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका मतलब कि उस हिल पे फायर है। ये एरिस्टोटेलियन जो है वो सैलोगिज्म है। लेकिन जब हम इसी को हम भारतीय न्याय में बदल देते हैं तो इसका 5 पार्ट हो जाता है, 3 के बजाय 5 स्टेटमेंट हो जाता है। ऐसे होगा, द हिल इज फियरी, मतलब उस हिल पे फायर है, बिकॉज इट हैज स्मोक। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा होता है। थर्ड स्टेटमेंट होता है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, सच एज इन द किचन। एक एग्जाम्पल भी दे रहा है, यहां तो केवल है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यहां एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो किचन में ऐसा है। फोर्थ स्टेटमेंट, द स्मोक विच डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फायर इज इन द हिल। एक और उसको एक तरह से एक और आपको एप्लीकेशन बता रहा है कि देखो जो स्मोक जो कि बिना फायर के नहीं होता है वो हिल पे है। और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन होता है कि देयरफॉर द हिल इज फियरी। तो ये जो है ये 5 पार्ट हो जाता है। तो न्याय सैलोगिज्म हैज 5 प्रोपोजिशन। ये यहाँ पे इसका जो नाम है मैंने दे दिया है। फर्स्ट जो है उसको कहते हैं प्रतिजना, फिर उसके बाद दृष्टना, उपनयना, एप्लीकेशन, निगमाना, जो कंक्लूजन। ये सब हिंदी संस्कृत टर्म है, सब वो देख लीजिए और भी नेट पे जाके पढ़ भी लीजिए। 5 पार्ट सैलोगिज्म जो होती है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि इसमें 5 टर्म भी होते हैं, तो बी और डी सही है। तो जो 5 टर्म होते हैं उसको भी थोड़ा देख लीजिए। पहला टर्म जो है फायर, आप देख सकते हैं, जो फायर जो सब्जेक्ट है, इसको हम मेजर प्रेमिसेस कहते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेजर टर्म, हिंदी में न्याय में उसको साध्य बोलते हैं।
जो सब्जेक्ट है माइनर टर्म का, माइनर प्रेमिसेस का सब्जेक्ट यहाँ हिल है, इसको हम हिंदी में जो है या न्याय में इसको हम पक्ष कहते हैं। और जो स्मोक है जो दोनों में ही है, मिडिल टर्म कहते हैं, इसको यहाँ हेतु या लिंग बोलते हैं, इसको हम पक्षाधर्मिता कहते हैं, मतलब पक्ष का धर्म है, मतलब हिल का धर्म है कि वहाँ स्मोक है। और जो यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक, जो हेतु और साध्य के बीच में, उसको व्याप्ति कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल कॉन कमिटमेंट, मतलब कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और जो मिडिल टर्म स्मोक का जो नाता है फायर से, इसको हम लिंग परामर्शा कहते हैं। इन सबको और भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो 5 टर्म है, 5 प्रपोजिशन है न्याय में, इंस्टीड ऑफ एरिस्टोटेलियन सैलोगिज्म जहां पे कि 3 टर्म है, 2 प्रेमिसेस 1 कंक्लूजन, और 3 प्रेमिसेस या 3 प्रपोजिशंस हैं, 2 प्रेमिसेस 1 कंक्लूजन, और 3 टर्म है, यहाँ पे 5 प्रपोजिशंस और 5 टर्म है न्याय में। Which of the following statement are true? ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए यदि आपने अच्छे से रिसर्च एप्टीट्यूड की पढ़ाई की है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे आप देखिए 3 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही, 1 या 2 गलत है। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन। जो अभी आपने देखा कि स्मोक, जहां जहां वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इस टाइप का प्रपोजिशन, तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो ट्रूथ एंड फॉल्सनेस जो है वो इंडिविजुअल प्रोपोजिशन की प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, सही है ये। वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ। वैलिडिटी और ट्रूथ और फॉल्सहेड में डिफरेंस क्या होता है कि प्रपोजिशन जो है या ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कि 2 प्रेमाइसेज हैं और 1 कंक्लूजन है, इस तीनों का जो सैलोगिज्म है वो, उसको हम डिडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। वो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, वो ट्रू या फॉल्स नहीं होता है। तो आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, प्रपोजिशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ध्यान दीजिए इसमें। तो वैलिडिटी इज द एट्रीब्यूट ऑफ द होल आर्गुमेंट। और डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है, जो मैंने यहां लिखा भी है कि यदि दोनों प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो डेफिनेटली जो है उसका कंक्लूजन ट्रू होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये डिडक्टिव आर्गुमेंट का जो है नेचर है। तो यहाँ पे आइए, तो ये भी जो है सही है कि वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। ये टोटल आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी होता है वैलिडिटी। इन ए वैलिड आर्गुमेंट ऑल द प्रेमाइसेस हैव टू बी ट्रू। नो, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि दोनों प्रेमिसेस फॉल्स हैं तो कंक्लूजन फॉल्स होगा, ये भी वैलिड आर्गुमेंट है। दोनों प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू होगा, ये भी वैलिड है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वैलिड आर्गुमेंट का मतलब है कि सारे प्रेमिसेस ट्रू हो। तो सी को आप हटा दीजिए, तो सी को यहां से हटाइए, सी को यहां से, तो आपको मिल गया ए बी डी। इसका मतलब डी भी सही है कि ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रेमिसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ नेचर कि यदि दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, यदि दोनों प्रेमिसेस फॉल्स हैं तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा, और ये पूरा आर्गुमेंट वैलिड होगा। मान लीजिए कि पहला आर्गुमेंट, पहला प्रेमिसेस है P1 फॉल्स, P2 फॉल्स, तो कंक्लूजन फॉल्स, और ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। इसी तरीके से प्रेमिसेस 1 ट्रू, प्रेमिसेस 2 ट्रू, कंक्लूजन ट्रू, वैलिड है। अब क्या होगा यदि ये फॉल्स और ट्रू, डिपेंड। तो ये जो है डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो एकदम डेफिनेटिव आपको बताता है कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा बेस्ड ऑन द प्रेमाइसेस। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ये इजी है। मैं इसलिए इजी कह रहा हूं कि जब कोई आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं। Which of the following statement is logically equivalent to the statement no cats are non-feline? ये क्वेश्चन खासा आसान है क्योंकि ये डबल निगेटिव है, नो और फिर नॉन। मतलब ये क्या कहता है कि कोई भी जो बिल्ली है वो जो है नॉन फेलाइन नहीं है, सभी मतलब फेलाइन है, सभी कैट जो है वो फेलाइन है। तो ये तो ऑल कैट्स आर फेलाइन, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कहता है। आप उसको घुमा के नाक जो पकड़ते हो वो है नो कैट्स आर नॉन फेलाइन। मतलब ऐसा है कि नो मैन इज नॉन मोर्टल। इसका क्या मतलब है? ऑल मैन आर मोर्टल, यही तो है, यही बात है, ऑल कैट्स आर फेलाइन। खासा आसान है, आप देखेंगे तो इंट्यूटिवली एक बार में आप इसको पकड़ लेंगे। Which fallacy is committed in the following statement?
Tarun cannot be guilty of murder since there is no way Tarun could kill someone. बड़ा मजेदार आर्गुमेंट है. ऐसा कोई आर्गुमेंट करे तो आप बोलोगे अरे भाई तुम क्या प्रूफ दे रहे हो, तुम जिसको प्रूफ करना चाह रहे हो उसी को फिर से रिपीट कर रहे हो कि ये आदमी जो है झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत सच्चा आदमी है. ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ ना. इस तरह का जो आर्गुमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन. बेगिंग द क्वेश्चन. तो बेगिंग द क्वेश्चन में क्या होता है कि मतलब जिस चीज को आप प्रूफ करना चाह रहे हो वही उसी को आप अपने प्रेमिसेस में बोल रहे हो, मतलब बिना किसी प्रूफ के आप जस्ट उसको सीधा आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये सही है. तो आप बेगिंग द क्वेश्चन है. हैस्टी जनरलाइजेशन जो है, जैसा नाम है कि आपने 2-3 केसेस देख लिया, राम सच्चा है, श्याम सच्चा है, इसका मतलब दुनिया में हर आदमी सच्चा है. तो हैस्टी जनरलाइजेशन. स्लिपरी स्लोप, इसे आप बर्लिन के याद कीजिए कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है एक स्लिपरी स्लोप है. मतलब कोई उसका अंत नहीं है, कहां तक जाओगे. मतलब कुछ जैसे कि मान लीजिए अभी संसद में हंगामा हो रहा है, अब कोई यदि बोले कि अरे संसद में जो है सदस्य लोग इतना ज्यादा हल्ला करते हैं, इतने एक दूसरे को ताना तानी करते हैं, तो कल को ऐसा होगा कि वो जो है सिर्फ वेल में घुस जाते हैं, कल को ऐसा होगा हाथापाई करेंगे, मुक्केबाजी करेंगे, उसके बाद तो वो दूसरे को चाकू मारेंगे, मर्डर होगी. आप कुछ से कुछ चलते जाओ. मतलब आप जो है आर्गुमेंट को कहां से कहां ले जा रहे हो, मतलब आप उसका कोई अंत ही नहीं है. तो इस तरह के, इसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं, इस तरह के आर्गुमेंट को कि आपने शुरुआत किया सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो फिर हमारा इनकम घट जाएगा, इस तरह से यदि बढ़ाती रही, हमने कुछ नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम जो कमाएंगे सब सरकार को टैक्स में दे देंगे, इसका मतलब होगा कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, तो चलो सरकार के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं. टाइप ऑफ, मतलब आप स्लिपरी स्लोप पे जा रहे हो, कुछ से कुछ बोले जा रहे हो, अंट बंट जिसको बोलते हैं. मतलब यह है कि आप जो है एक छोटे से किसी चीज इशू को लेते हो और फिर उसको बड़ा बनाते 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 आप बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हो. स्लिपरी स्लोप. इनएप्रोप्रिएट ऑथोरिटी क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर ने बोला है कि यूजीसी नेट के लिए सबसे अच्छी बुक जो है ये है. इसका कोई मतलब है? आप क्या बिलीव करोगे यदि कपिल देव ने आपको ये कहा है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये कोचिंग ज्वाइन करो, क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जो अथॉरिटी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, किसी ऐसे अथॉरिटी का सहारा लेकर जो उस विधा में उस आइटम का कोई ज्ञानी नहीं है, उसका सहारा लेके यदि आप आर्गुमेंट करते हो तो ये अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ऐसे कई जो हैं जो इनफॉर्मल फेलासी होते हैं. देखिए फेलासी यहाँ पे 2 टाइप की होती है. एक लॉजिकल आर्गुमेंट खुद जो है फेलासियस हो, जो अभी आप लोगों ने देखा ना, जहां पे कि दोनों प्रेमिसेस जो है ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, ये तो स्ट्रक्चर का फॉल्ट है, इसको हम फॉर्मल फेलेसी कहते हैं. और एक है कि लॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है, दोनों जो है प्रेमिसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन ट्रू है, या दोनों प्रेमिसेस फॉल्स है और कंक्लूजन फॉल्स है, लेकिन वो उठपटांग है, मतलब उसमें कंटेंट में प्रॉब्लम है, तो उसको इनफॉर्मल फेलेसी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, डुएबल है और बहुत ही मजेदार है. तो आपने देखा कि 4 जो क्वेश्चन लॉजिकल एप्टीट्यूड में थे वो डुएबल थे और अच्छे क्वेश्चन थे. अब आइए साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसमें कि थोड़े बहुत साइंस भी रहती है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये सब रहती है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स. अब ये आपको बम्प कर सकता है. वैसे यहाँ पे देखिए तो 4 सही है, 5 सही है, 4 सही है, इसका मतलब कि एक ही कुछ गलत लगता है इसको यदि आप आउटलायर माने तो, और यही पहला गलत यही मिल जाता है. देखिए ये जो सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर, आप इससे समझिए, ये सोलर एनर्जी को जस्ट जो है जमा करता है, कलेक्ट करता है. मतलब एक कंसंट्रेटर लगा दिया, सोलर एनर्जी जो है वो वहां कंसंट्रेट होकर के इतना ज्यादा टेम्परेचर कर दिया 1000-2000 के, उससे आप पानी को बॉयल कर सकते हैं, फिर टरबाइन चला करके आप हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं डायरेक्ट वे में. इसको हम सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर कहते हैं. इसमें सोलर सेल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो सोलर सेल तो 1000 डिग्री पे से बस्ट कर जाएगा. सोलर सेल तो सीधा सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी निकाल देता है, और हजारों जब सोलर सेल होंगे तो मिलके काफी करंट हो जाता है. तो ये सोलर सेल नहीं होता है, ये सीधा ये सब है, मतलब कलेक्ट करता है हीट को, और सोलर हीट को, और वो उससे बहुत हीट जनरेट करके पानी गर्म करता है. बाकी पढ़ लीजिएगा, सब सही है, क्योंकि एक को यदि आप निकालते हैं ए तो आपको और कुछ देखना नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, बाकी सब अपने आप सही हो जाता है. पढ़ लीजिए लेकिन इसके बारे में, डिफिकल्ट क्वेश्चन. Which one of the following is an extremely short-lived and unstable air water pollutant? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है सीधा, क्योंकि जैसे ही अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड है, तो एक ही वोलाटाइल जो अंग्रेजी में वर्ड है उसका ही मतलब होता है जो शॉर्ट लिव्ड हो और अनस्टेबल हो.
इसको वोलाटाइल कहते हैं। बाकी सब जो है कोई वोलाटाइल नहीं। वोलाटाइल का मतलब कि जो तुरंत खत्म हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, तो इसको हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि वाटर या एयर में होता है लेकिन बहुत जल्द खत्म हो जाता है। जैसे स्मॉग है, पूरा दिनों दिन रह सकता है, घंटों रह सकता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन का चेन होता है, वो पॉल्यूटेंट, वो भी बहुत परसिस्टेंट होता है, टूटता ही नहीं है। तो ये तो परसिस्टेंट, खुद ही वर्ड लिखा है परसिस्टेंट, इसका मतलब वोलाटाइल नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन है, केवल वर्ड से। आपने अभी देखा कि एट्रीशन का मतलब यदि आपको पता है ड्रॉपिंग आउट, तो उससे आप निकाल सकते हैं। यदि शॉर्ट लिव्ड का मतलब आपको पता है वोलाटाइल या अनस्टेबल, तो इससे भी आप एक क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी की वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में। International Solar Alliance (ISA) is the alliance of countries, most of which lie partially or completely within the Tropic of Cancer, and ये है 0 डिग्री जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। इन दोनों के बीच में यहां ध्यान दें कि जो पोल होता है उसको हम 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड है, ये 23.5, इसके बीच में जो कंट्री पड़ती है उनको सनशाइन कंट्री कहते हैं, क्योंकि उसमें सालों भर सन चमकता है। इसके ऊपर यदि आप चले जाएंगे तो कई साल जो है सन तो एक तरह से निकलता ही नहीं है। तो इन कंट्री को लेके जो सोलर अलायंस बना है उसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। और ये मैंने कई जगह अपने स्टूडेंट को बताया है, डिफरेंट जगह पे। ISA जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक तरह इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, इसका होस्ट भी है। इंडिया के गुरुग्राम में, जिसको पहले गुरुगांव बोलते थे, वहां पे इसकी हेडक्वार्टर है, और अभी एक इंडियन इसके जो है हेड भी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें USA ने भी ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन जो है आपको खासा परेशान कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा नज़दीक का मामला है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ी तैयारी करनी चाहिए कि वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, पैरासाइट एंड ऑल। तो इसमें यदि आप ट्रैकोमा के बारे में यदि आप जानते हैं कि ट्रैकोमा ऑलवेज जो है वाटर वॉश्ड डिजीज ही कहते हैं, मतलब कि जब आपको गंदा पानी मिलता है, जैसे कि नदी, यमुना नदी में कोई जो है नहा रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, मतलब एकदम पॉल्यूटेड वाटर में, तो उससे, और उस धोए हुए कपड़े से यदि आपने आंख वाँख पोंछ लिया, तो उससे आपको आंख की बहुत खतरनाक बीमारी ट्रैकोमा हो जाती है। तो पहले इचिंग होती है और फिर अंधापन भी हो सकता है। तो यदि आप ये जानते हैं कि वाटर वॉश डिजीज जो है ट्रैकोमा है, B का 4, तो इससे जो है यहाँ पे आप देखें तो B का 4, और इससे आपका ये 50-50 B का 4, चलिए B के 4 से केवल नहीं होता है, लेकिन इसके साथ में यदि आप ये जानते हैं कि टाइफॉइड जो है एक वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब कि पॉल्यूटेड पानी पीने से होता है टाइफॉइड, यदि आप ये जानते हैं, हैजा भी उससे होता है, तो A का 3 और B के 4 से ये हो जाता है क्रैक। लेकिन यहाँ पे देखिए तो A का 3 और B का 4 यहाँ भी है, इसका मतलब है कि इसके आगे भी आपको जाना पड़ेगा, इसलिए ये खासा टफ हो जाता है। यहाँ पे वाटर बेस्ड डिजीज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ पॉल्यूटेड वाटर से जो है स्किस्टोओस्मोसिस, सॉरी मैं तो इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो है C का 2 है, और मच्छर जो है पनपते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, बिकॉज ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, जो मच्छर हैं वो वाटर में पनपते हैं, इससे मलेरिया होती है, तो D का 1। ऑफ कोर्स ये आसान नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, डिफिकल्ट। 39 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मीडियम टू डिफिकल्ट है, क्योंकि ये आप लोग SDG के बारे में तो जानते हैं कि 17 गोल हैं, उसके आगे हम लोग कभी नहीं जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि याद कीजिए 169 टारगेट है। अब केवल यदि आप ये जानते हैं कि टारगेट तो जरूर बहुत ज्यादा है गोल से, क्या इंडिकेटर भी टारगेट से ज्यादा है, और पब्लिकेशन तो सबसे ज्यादा होंगे, मतलब कितने ही इस पे आर्टिकल निकले होंगे, तो 232 से भी ज्यादा। तो यदि आपको ये पता है कि पहले जो है वो नंबर ऑफ गोल जो है सबसे कम होगी, और फिर जो है नंबर ऑफ टारगेट होंगे BC, तो BC है, BC है, BC है, और CB है। चलिए एक तो गायब हुआ इससे। अब जो है यदि हमको ये जानना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ टारगेट जो है C जो है कम है और नंबर ऑफ इंडिकेटर ज्यादा है, यहां पे आके ये
टफ हो जाता है, क्योंकि यदि आपको नहीं पता है कि 232 ग्लोबल इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट है कि हमको जो है फीमेल, मान लीजिए कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को घटाना है, तो हमारे लिए ये जो है टारगेट है, तो उसका इंडिकेटर हो जाएगा कि मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो ये इंडिकेटर हो गया। तो ये 232 है, मतलब कि एक टारगेट के लिए एक से अधिक इंडिकेटर हो सकते हैं। जैसे आपने देखा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी एक इंडिकेटर है। टारगेट क्या है कि एडल्ट पॉपुलेशन को अधिक से अधिक हायर एजुकेशन दें, तो एक ही टारगेट के लिए एक से अधिक इंडिकेटर हो सकते हैं। इसका मतलब सी डी होगा। अब इसमें देखिए तो सी डी है, इसमें डी सी है, इसमें सी डी है। इसका मतलब कि ये दोनों जो है सही है, ये दो तो खत्म हो गए। अब ये है कि ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा, तो ये नंबर ऑफ पब्लिकेशन है और ये नंबर ऑफ गोल्स है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पब्लिकेशन तो बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ गोल सबसे कम होंगे, इसका मतलब ये सही है। तो ये जो है एक डीप लेवल का क्वेश्चन हो जाता है एसडीजी पे, लेकिन एक बार आपने देख लिया तो आप इसको भूल नहीं सकते। अब आइए आईसीटी पे हम देखते हैं 5 क्वेश्चन, इस पे कैसे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, में एक्सपीरियंस है हेड क्रैश, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट होता है, जैसे पहले जो ग्रामोफोन चलता था ना वैसा ही होता है, तो इसमें मूविंग पार्ट होते हैं, ऐसे मूव करते हैं ग्रामोफोन के जैसा ही, तो इसका हेड क्रैश होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब सब गलत होगा क्योंकि एक ही सही है। SSD आर ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, बिल्कुल नहीं। SSD जो हम पेन ड्राइव कहते हैं, वो आजकल तो हार्ड ड्राइव भी SSD आने लगी, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट में मेमोरी छिपा रहता है, ये बिल्कुल परसिस्टेंट होता है, मतलब पावर चला भी जाए, आप पेन ड्राइव तो अपने पॉकेट में रखते हैं, कोई पावर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये वोलाटाइल नहीं है, ये परसिस्टेंट है, नॉन वोलाटाइल है मेमोरी। सॉलिड स्टेट है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है लाइक HDD डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, बिल्कुल इसमें मूविंग पार्ट है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल उल्टा है, मोर सेकेंडरी मेमोरी देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी यहाँ मैंने दिया है, पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के करीब रहता है फिजिकली, जिससे कि तुरंत डेटा फेच किया जाए, और वो डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को रखता है, उस समय का जो उनको चाहिए होता है डेटा वो रखता है, जो लाइव होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मेमोरी काफ़ी कॉस्टली होता है, वोलाटाइल होता है, मतलब वो पावर जाने पे चला जाता है, वो रहता नहीं है, और बहुत फास्ट होता है, वेरी वेरी फास्ट होता है, जैसे कि रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, लाइक दैट। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म डेटा को रखने के लिए होता है, पावर चला जाए तब भी उसमें वो खत्म नहीं होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, SSD है, पेन ड्राइव है एंड ऑल, तो ये सब सेकेंडरी है। वो स्लो होता है, कंप्यूटर से दूर रहता है और स्लो उसको फेच किया जाता है, लेकिन ह्यूज उसकी कैपेसिटी होती है। प्राइमरी मेमोरी बहुत कम कैपेसिटी की होती है। ये जो है एक मैथमेटिक्स है, जिसको कि मैं चलिए 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे इम्पॉसिबल है कि इतने कम में बताया जाए, तो क्लासरूम में बताया जा सकता है, फिर भी मेरे कुछ स्टूडेंट इसको कैच कर लेंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है इस तरह से लिखे गए, इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे जब मैं कहता हूँ कि 21 है और इसका बेस है 10, तो हम लोग इतना ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं 10 के बेस पे कि हम इसको इस तरह से नहीं लिख करके हम सीधा 21 लिखते हैं, जबकि ऐसे भी लिखा जाता है कि बेस 10 है और नंबर 21 है। तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये पावर ऐसे, ये बेस पर पावर है, मतलब ये बेस है, ये पावर है, तो ये 0 पावर होता है, ये 1 पावर होता है, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 10 पर पावर 1, क्योंकि ये 1 पोजिशन पे है, प्लस 1 है यहाँ, 1 इंटू 10 पर पावर 0, ये 0th पोजिशन पे है, और किसी चीज में पावर जब 0 देते हैं तो 1 हो जाता है। इसका मतलब ये तो हो गया 1, और ये हुआ 2 इंटू 10 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 21। तो इस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। यदि आप इस चीज को समझ गए जो मैंने अभी आपको बोला, तो आप सारे को यहाँ निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ निकाला, इसको गौर से देख लीजिएगा। यहाँ केवल हेक्साडेसिमल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हेक्साडेसिमल ऐसा होता है कि 0 से लेकर के 9 तक तो डेसिमल की तरह होता है, उसके बाद 10 को हम A कहते हैं, उसके बाद 11 को B, 12 को C, D, E और F। इसका मतलब F जो है 15, तो 0 से लेकर 15 तक होता है। इसी तरह 8 क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक होगा, 7 क्या होगा, 0 से लेकर 6 तक होगा, लाइक दिस।
तो ये जो है इसको हमने यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट किया, अब आगे हम नहीं कहेंगे। और ये खासा टफ है क्योंकि जब आप कैलकुलेट जब तक पूरा नहीं करेंगे वो पता नहीं चलेगा, और तब जब आपने पूरा कैलकुलेट किया तो पता लगा 141 सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब डी जो है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम, तो डी सबसे बड़ा है, तो डी के से अंत होता हुआ केवल 2 है। तो दो 50-50 गेम आपने खेले, कितना डिफिकल्ट है कि 50-50 गेम ही आपको खेलने दे रहा है। इसका मतलब ए होगा या बी होगा। तो जो ए है वो 139 है, और बी जो मैंने निकाला वो 138 है। इसका मतलब बी छोटा है, तो बी से शुरू होता हुआ। खासा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा यदि आप एक बार इसको समझ लें। ये जो मैथमेटिक्स है कि बेस को दिया गया हो, नंबर दिया गया हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर से, यदि ये एक बार सीख जाते हैं, छोटा सा मैथमेटिक्स है, तो आपको बहुत मजा आएगा इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस ओनली। अब देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर का जो पार्ट है आपको पता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, और फिर इनपुट एंड आउटपुट। ये 5 पार्ट होते हैं। इनपुट आउटपुट, जैसे कि अभी मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आप समझ सकते हैं, जिससे हम कंप्यूटर पे इनपुट करते हैं वो इनपुट है, जो हमें कंप्यूटर देता है बाहर वो आउटपुट है। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, टच पैड, ये सब इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस हो गई। यदि मेरा मॉनिटर देखें जो टच स्क्रीन भी है, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। इस पर हम आउटपुट भी ले रहे हैं और टच स्क्रीन है, यहाँ टाइप करके हम इनपुट भी कर रहे हैं। तो कुछ डिवाइस जो ड्यूएल होते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों ही होते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डिवाइस केवल आउटपुट डिवाइस है, ओनली आउटपुट डिवाइस। यदि आप देखें कि केवल आउटपुट डिवाइस कौन सा इसमें से है, तो आप देखेंगे कि ट्रैक बॉल जो है, ये पहले लैपटॉप में होती तब तो बंद कर दिया, वो बीच में एक ट्रैक बॉल होती थी, वो माउस जैसा काम करता था। तो ये तो केवल इनपुट डिवाइस है। नंबर पैड जो न्यूमेरिकल की होता है वो भी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट तो है ही नहीं है। तो अब ये बचा सीआरटी, मॉनिटर और प्लॉटर। तो यहां पे आप देखें तो कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसमें कि एक ऑप्शन हो। इसका मतलब कि बाकी जो 2 बचे वो केवल आउटपुट डिवाइस, आपको जानना भी नहीं है। इसका मतलब बी और डी जो है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो पहले आती थी टीवी में, कंप्यूटर में मोटा सा रहता था पीछे, क्योंकि कैथोड रे उसमें पंप किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब होती थी। तो वो केवल एक आउटपुट डिवाइस था, वो कोई टच स्क्रीन नहीं था कि आप उसको हाथ से कर सके, केवल आउटपुट। और प्लॉटर भी, बड़े बड़े प्लॉटर देखें उसमें ग्राफ प्लॉट होता है आउटपुट के फॉर्म में, वो भी केवल आउटपुट डिवाइस है, उसको भी आप इनपुट नहीं कर सकते। सो बी एंड डी, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। Around 1945, who developed the idea of a stored program computer that was to hold program and data in a memory and then data would move between the memory and the processor। ये तो लंबा चौड़ा जो है, ये बेसिक कंप्यूटर, यहीं से कंप्यूटर शुरू होता है, कैसे प्रोसेसर मेमोरी के साथ मिल करके जो है प्रोसेसिंग करता है। और ये करने वाले जॉन वॉन न्यूमैन थे। क्या वही थे जिन्होंने गेम थ्योरी का दिया है? देख लीजिएगा परहैप्स। और जॉन वॉन न्यूमैन इसलिए कंप्यूटर के, मॉडर्न कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। तो ये आंसर तो चलिए निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे के एग्जाम के लिए। एलन ट्यूरिंग जो है, अभी जब जनरेटिव एआई का जमाना है तो ट्यूरिंग को लोग फिर से याद करते हैं। ही वाज फर्स्ट जिन्होंने एक प्रैक्टिकल वे दिया था इवेलुएट करने का कि कोई जो मशीन है, क्या उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, क्या वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है। इसको ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन ट्यूरिंग ने और बहुत सारा काम किया था कंप्यूटर पे। चार्ल्स बैबेज जो है वो भी बहुत बड़े जो हैं कंप्यूटिंग के पितामह माने जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसको कि आप एक प्रोटोटाइप कंप्यूटर कह सकते हैं। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, आप और पढ़ लीजिएगा। एंड टिम बर्नर्स ली को आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आज हम इंटरनेट कहते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज से जो है कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर, और आप ब्राउजर के थ्रू देखते हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का, ये टिम बर्नर्स ली ने 90s में इसको डिवाइस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करना, ये खासा आसान है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कॉमन सेंस। आपको पता है कि SMTP एंड POP3 जो है ईमेल की है, केवल इतना भी जानने से CK1 से आपका जो है ये क्रैक हो जाता है, कई तरह से क्रैक हो। HTTP आपको पता है, खैर यहाँ तो थोड़ा घुमा दिया उन्होंने, सेंड TCP ऐसी पैकेट ऑन वेब सर्वर। लेकिन यदि आप FTP को देखें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट, इससे भी क्रैक हो जाता है, किसी से भी क्रैक हो जाता है। यहाँ पे SSL का जिक्र आया, तो SSL तो आपको जरूर जानना चाहिए, कभी आगे भी हो सकता है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्टेड क्या है? इसको सिक्योर्ड सॉकेट लेयर बोलते हैं। मतलब आप जो
इंफॉर्मेशन भेजते हैं, आपका जो ब्राउज़र होता है और इंटरनेट पे जो वेब सर्वर को फिर वेब सर्वर देता है, तो उसको ना ये इनक्रिप्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कोई उस डेटा को बीच में से हैक नहीं कर सकता है। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में जो है एक तरह का इंक्रिप्शन, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जैसे व्हाट्सएप के डेटा, व्हाट्सएप के मैसेज में भी होता है, दैट इज एसएसएल। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट कि आईसीटी के क्वेश्चन डुएबल थे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ी जानकारी है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड है, मेमोरी के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, कंप्यूटर के जो विकास के बारे में, तो कर सकते हैं आप। कम्युनिकेशन से मैं देख रहा हूँ 6 क्वेश्चन, आई डोंट नो क्यों इन्होंने 5 से ज्यादा क्वेश्चन करके 6 कर दिया और लॉजिक से एक क्वेश्चन घटा दिया। लेट अस सी। पहला जो है ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अगेन इसमें आपको कोई पढ़ाई वढ़ाई की खास जरूरत नहीं है, केवल इंग्लिश आपको जानना है। आप यहाँ पे देखिए नैरेटिव क्या होता है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नैरेटिव जानते हैं, ग्रैंड नैरेटिव को नकारता है पोस्ट मॉडर्निज्म। नैरेटिव क्या होता है? रामचंद्र जी की कथा, महाभारत, सब नैरेटिव है। अल्लाह उदल की कहानी। अब आप सोचेंगे अल्लाह उदल क्या है, खैर नेट पे पढ़ना। इस टाइप के जो नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं, रानी झांसी की रानी की कहानी, सब नैरेटिव है। नैरेटिव क्या है? सिक्वेंशियल अकाउंट टोल्ड एंड रीटोल्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। मतलब एक पूरा स्टोरी बिल्ड किया था, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, और वो एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से आपको कुछ बताने के लिए क्या आता है। रानी झांसी की जब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उस टाइप की बात की जाती, तो आपको एक बताया जाता है कि वो बहुत महान थे। आपको क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया जाता, उनके बुरे साइड को नहीं दिखाया जाता। तो ये नैरेटिव ऐसे ही होता है। तो आप सी के 1 से ही इसको जो है आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी भी आप देखेंगे साइलेंस। अब चुप रहना जो है ये एक सोशल इटिकेट है। जैसे यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू कम्युनिटीज रूल फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट। आप जब मैच करेंगे तो और आपको कुछ मैच होगा ही नहीं। मत समझिए कि मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि कब चुप रहना है ये एक बहुत बड़ा सोशल इटिकेट है, सोशल ट्रेडिशन है। साइलेंस जो है सोसाइटी के कल्चर से डिटरमिन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि घर में कोई बुजुर्ग है और वो बड़बड़ा रहे हैं, काफी कुछ बोले जा रहे हैं, तो बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब बुजुर्ग इस टाइप के गुस्से में बड़बड़ाएं तो आपको आर्गू नहीं करना, आपको साइलेंस रखना है। कोई नई बहू आती है और सास ससुर जो है काफी क्रिटिकल बोल रहे होते हैं, तो उनको कल्चरली सिखाया जाता है कि आपको चुप रहना है, साइलेंस। तो साइलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर में। तो किसी से भी कर सकते। सोशल ड्रामा जो है कम्युनिकेशन में, ये यहाँ आप मैच करेंगे तो देखेंगे इन्वोक्स लोकल सोशियो कल्चरल रूल फॉर बिहेवियर। सोशल ड्रामा ऑलवेज आपको बताता है कि सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। पर्सनल एड्रेस से भी आप मैच कर सकते हैं, इसमें इंग्लिश है, पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन। कैसे आप एड्रेस करते हैं, पर्सनल एड्रेस। तो ये सब मतलब कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई बिलीव आई विल डू वेल इन दिस क्लास, राम डिक्लेयर टू हिज ब्रदर। I received a perfect score on the verbal part of the SAT, and I have always excelled in my literature classes. Ram is demonstrating which of the following? तो ये सेल्फ स्टीम तो नहीं है। सेल्फ स्टीम मतलब कि आपको खुद अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ स्टीम से आप मतलब भरे हुए हो कि आप कर सकते हैं। तो शायद, आई डोंट नो, लेकिन इन दोनों में यदि मैं बोलूंगा तो ये सेल्फ स्टीम को कम और ये सेल्फ इफिकेसी को ज्यादा दर्शाता है। सेल्फ इफिकेसी उसी से मिलता है जब आपको अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी दक्षता है उस पर आपको पूरा भरोसा है। तो ये ज्यादा ये है कि मैं एक्सेल करूंगा ही लिटरेचर क्लास में। तो सेल्फ इफिकेसी इन लिटरेचर दिखाता है मेरे अनुसार से। अब इसको ये है कि नहीं, थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए, लेकिन कॉमन सेंस क्वेश्चन है। ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या है? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट यदि आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव अप्रोच क्या होता है, अपने ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। आई माई सेल्फ विल डू दिस, दे देमसेल्व्स हैज सेड लाइक दिस। तो अपने ऊपर जब हम खुद अपनी भी बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी थॉट ऐसी क्यों है जैसी है, यदि इस पे कोई सोचने लगे कि मैं गुस्सा क्यों होता हूं या मैं खुश कब होता हूं, मेरे में क्या कमजोरी, यदि इस तरीके से एनालाइज करें, तो ये जो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है वो वर्बल कम्युनिकेशन में नजर आती है। आप देखेंगे तो क्या पावर रिलेशन में कभी सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी नहीं होती है। यदि आप ऐसा सोचने लगे कभी एक दूसरे के ऊपर पावर आप स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस है। रिलीजियस चेंज कोई मतलब इसका नहीं है। पॉलिटिसाइजेशन में कभी सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी नहीं होती। कभी कोई पॉलिटिशियन रिफ्लेक्सिविटी दिखाता भी नहीं, अपने ऊपर सोचता ही नहीं, वो ऑलवेज दूसरे को गाली देने, दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है। जब लेकिन यदि बुद्धिस्ट थॉट में देखेंगे तो जब कोई वक्ता होता है तो वो अपने बारे में भी कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूं,
मैंने ऐसा किया, क्या करना चाहिए था, ये भी उनके सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज अ वेरी वेरी पावरफुल काइंड ऑफ योग। यदि आप इसको करते हैं तो आप एक अच्छे वक्ता होते हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आप अपनी भी क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं, अपने ऊपर ले पाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन जो है 26 ये भी एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। एक कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज। अब इंग्लिश लैंग्वेज, यदि कोई कोई लैंग्वेज है ही नहीं किसी कल्चर में तो लिटरेसी नहीं हो सकता, टाइपोग्राफी कहाँ टाइप होगा, एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब है, क्यों एक्सक्लूसिव होगा, मतलब किसी को छोड़ दिया जाएगा। प्राइमरी ओरलिटी, ओरल है कल्चर, ये ओरल से ही ओरलिटी आएगी, मतलब प्राइमरली ओरलिटी है ये, कॉमन सेंसिकल, इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन में कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन में कनोटेशन का क्या मतलब होता है। अब यहां पे पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कनोटेशन। कनोटेशन का लिटरल मीनिंग होता है कि आप क्या मीनिंग कन्वे करता है कोई वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन लीजिए, आपको कोई बोलेगा ये जानवर है, कोई दूसरा जो है एक कुत्ते को देख के बोलेगा ये मेरा पालतू जानवर है। दोनों में कुछ फर्क लग रहा है आपको? ये जानवर है, वो बस जानवर है, जो उसका लिटरल मीनिंग है वो है। लेकिन जब कोई पालतू जानवर बोलता है तो केवल वो एक लिटरल मीनिंग नहीं है, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि ये बहुत प्रिय है, मैं इसको सहला सकता हूँ, ये वफादार है, मेरे साथ जो है ये रह सकता है, मेरे आने पे ये पूछ लाता है, लाइक दैट। तो इसीलिए कनोटेशन जो है वो न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव बहुत आगे और निगेटिव बहुत आगे जा सकता है। मतलब कि कुछ वर्ड केवल अपने लिटरल मीनिंग नहीं, उसके जो जुड़े हुए इमोशन सिंबॉलिक मीनिंग भी कन्वे करते हैं, उसको कनोटेशन कहते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल का जो है केवल लिटरल मीनिंग नहीं है, उसका बहुत सारा और मीनिंग जो मैंने आपको बताया। तो यदि इसका आप अरेंज करेंगे तो एनिमल सबसे पहले रहेगा, एनिमल में कोई भी कनोटेशन है ही नहीं, एनिमल। तो इसका मतलब बी से शुरू होगा, तो बी से शुरू होता हुआ दो ही है, तो ये तो यहाँ पे आपको जो है खत्म हो गई, 50-50 गेम हो गया। बी ए है, इसका मतलब कि बी के बाद ए होगा ही। डोमेस्टिक एनिमल ज़्यादा कनोट करता है क्योंकि उसमें इमोशंस हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद देखिए हॉर्स होगा या बीस्ट ऑफ बर्डन होगा। तो ये मैंने नेट पे जाके देखा, हर जगह बीस्ट ऑफ बर्डन को बाद में मतलब ज़्यादा हाई कनोटेशन। उसका मतलब क्यों होता है, हॉर्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा मीनिंग को कन्वे करता है, मतलब हॉर्स मजबूत होता है, हॉर्स पावर हम कहते हैं, वो ताकत का प्रतीक होता है, तो उसका भी कनोटेशन काफ़ी हाई है। बहुत सिंबल हॉर्स जो है वो, जैसे बोलते हैं ना कि हर जो है ईरान, मतलब क्या बोलते हैं, ओके, हर कोई जो है घोड़ा नहीं होता है, लाइक काबुल, यस, हर काबुल में केवल घोड़े नहीं होते। मतलब हम गधे को बेवकूफ़ मानते हैं, घोड़े को हम होशियार मानते हैं, पावरफुल मानते हैं, तो बहुत सारे कन्नोट करते हैं हॉर्स से कि आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हैं, लाइक दैट। घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या करेगा, कई हम लोगों ने घोड़े पे बनाया हुआ है। तो लेकिन बीस्ट ऑफ बर्डन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस जो है एक इमोशन को करता है, बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब जिससे कि आप बोझा ढोते हैं, जिससे आप काम लेते हैं। गैंडा है, गधा है, एंड बैल है, बीस्ट ऑफ बर्डन। तो वो निगेटिव कनोटेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन काफ़ी इंटेंस है। तो जो इसका यूजुअल यहाँ पे आके बिल्कुल आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो यूजुअल कंसेंसस है इंटरनेट पे वो है कि पहले हॉर्स आएगा और सबसे बाद में, मतलब हाईएस्ट जो कनोटेशन, निगेटिव कनोटेशन, वो जो है बीस्ट ऑफ बर्डन का है। एनिमल को जो है न्यूट्रल कनोटेशन है, कोई कनोटेशन नहीं है। डोमेस्टिक एनिमल का पॉजिटिव कनोटेशन है, हॉर्स का जो है पॉजिटिव कनोटेशन हायर लेवल का है, एंड बीस्ट ऑफ बर्डन का निगेटिव कनोटेशन। निगेटिव कनोटेशन मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। यदि कोई आपको बोले कि ये बीस्ट ऑफ बर्डन है मेरा, तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये एकदम कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जहां पे कि आप देखिएगा कि क्या कभी इमीडिएट फीडबैक आपको मास कम्युनिकेशन में होगा, टीवी में, न्यूज़पेपर में, जो मास कम्युनिकेशन है, क्या कभी होमोजीनियस ऑडियंस आपको मिलेगा? ऑडियंस एकदम हेट्रोजेनस होगा, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बड़ा पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है। सो ए कभी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो सी काट दीजिए, ए काट दीजिए, तो सी काट दी, तो एक ही बचता है बी डी। तो इसका मतलब है कि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज ए सोर्स, आपको प्रोफेशनल हाउस होता है, मीडिया हाउस, आपको एक मीडियम का यूज करना पड़ता है, रैपिड ट्रांसमिशन मैसेज का होता है, लाइक दैट। सो आपने देखा डियर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन के क्वेश्चन काफी आसान थे और कॉमन सेंस से किए जा सकते थे। टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड के आप क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें पहला जो क्वेश्चन है वही आपको बम्प कर सकता है। स्वयं के बारे में मुझे लगता है कि अब ये जो अभी जो रीटेस्ट हो रहा है अगस्त सितंबर में, उसको खूब जम के पढ़ लीजिए उसके साइट पे जाके। स्वयं कोर्स जो है इसका तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। मतलब एक तरह का सेल्फ लर्निंग पोर्टल है जहाँ पे कि खुद जा करके स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन। तो स्वयं जो है उसके लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, मैंने यहाँ सबका दे दिया है, उनके साइट से है। AICT है, नेप्टल है, CEC है, NCERT है, NIOS है, IGNOU, IMMB एंड निटर है। लेकिन ये नहीं है, BIT नहीं है, BIT। तो इसको यदि आप अलग कर देते हैं, D को केवल आप अलग कर दीजिए, तो आपका ये जो है निकल जाता है। क्योंकि खैर यहाँ ये इन दोनों में आपको कंपीट करना पड़ेगा, बाकी सब हैं, इसीलिए इसका सही आंसर है। तो ये आसान नहीं है, बस आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में आपको सब कुछ जानना है तो जानना है। या फिर स्वयं में पूछा जाए, लेकिन ये अब कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। क्यों? ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। मतलब 4 जो इसके एक तरह से पिलर हैं, या 4 टाइप ऑफ जो कोर्सेज होस्ट किए जाते हैं। तो कभी फेस टू फेस इंटरेक्शन अमॉन्ग लर्नर होगा क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन है? ऐसा नहीं होता ना, तो ई नहीं हो सकता, ई। इसका मतलब बाकी 4 हैं। तो आपको ये कॉमन सेंस से एलिमिनेशन टेक्निक से बन जाता है, इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन डिस्कशन है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, दैट ऑल सब होंगे इसमें 4 क्वाड्रेंट। तो 2 तो स्वयं पे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विथ रिगार्ड टू। ये भी कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, केवल अंग्रेजी जानना है। अब देखिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी, जैसे मेरी क्लास होती है तो वो तो यूट्यूब के मीडियम से होती है, ऑनलाइन होती है, या गूगल मीट पे होती है, लाइक दैट। तो जो कोई भी व्हाइट बोर्ड, यदि इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड है, ऑल टाइप होती है, ये क्लासरूम टेक्नोलॉजी है जो आप डिप्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। अब इसमें कहाँ से आ गया क्लैरिटी चाहिए क्या क्या चीजों की? तो क्या इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस कभी इसका पार्ट होगा क्या क्लैरिटी में? इंडोलेंस का मतलब होता है इंक्लिनेशन टू लेजीनेस, स्लोथ, मतलब एकदम आलसीपना। तो इंस्टीट्यूशनल आलसीपना का कहाँ इससे नाता है? एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर, इसका क्या नाता है इससे? इसका मतलब ED 2 को निकाल दीजिए, ई यहाँ निकालिए, ई निकालिए, डी निकालिए, तो ABC बच जाता है, पढ़ लीजिए। तो ये सब कॉमन सेंसिकल है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मैकाले? मैकाले जो है, इसका यदि केवल टाइम पीरियड आप देखिएगा ना, 1835 के आसपास कुछ है, उस समय में यूटिलिटेरियनिज्म का डंका बज रहा था, बेंथम का डंका बज रहा था। राजा राम मोहन रॉय उनसे प्रभावित थे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो इंडिया के वाइस रहे, गवर्नर जनरल, वो उनके चेले जैसे थे कि मैं तो यूटिलिटेरियन हूँ, सब कुछ यूजफुल के बेसिस पे। तो ये जो है कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय यूटिलिटेरियन आइडिया एंड यूजफुल लर्निंग। हमेशा जो है यूटिलिटेरियन यूजफुल यूटिलिटी देखेंगे, तो ये दोनों तो सही होगा ही। C और D देखिए, केवल एक ही ऑप्शन इसमें C और D, और कहीं कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि AB भी सही है कि ही सक्सीडेड इन रिप्लेसिंग पर्सियन लैंग्वेज विद इंग्लिश लैंग्वेज एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, एंड ही प्रमोटेड ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर्स। आप जानते हैं कि उन्होंने एक कॉम तैयार किया, अंग्रेजी बोलने वाले क्लर्क, एजुकेशनलिस्ट, बुर्जुआ, जो कि उनके लिए एक तरह का हेजोमनी, कल्चरल हेजोमनी को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जो है उनके ही थॉट से प्रभावित थे, अंग्रेजी थॉट से। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो लॉर्ड मैकेले ने जो एजुकेशन सिस्टम लाया वो ग्रामस्ची का हेजुमनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। इसके लिए भी कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंसिकल है। यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे टास्कों की। मान लीजिए आपको सेल्फ स्टडी करनी है फॉर UGC नेट री एग्जाम, अगस्त 21 से सितंबर 4। तो पहला तो है कि आपका टास्क क्या है? क्या आपको केवल रिसर्च के लिए क्वालिफाई करना है कि हम नेट क्वालिफाई मेरा टास्क है, या हमको 3 बार दे चुके हैं और हमको केवल नेट होता है तो इस बार JRF करना है? तो फर्स्ट आप एनालाइज करेंगे टास्क को, फिर अपना गोल सेट करेंगे, फिर उसको प्लान बनाएंगे, फिर प्लान को इनैक्ट करेंगे, और बाद में रेगुलेट करेंगे लर्निंग को। तो इसका ई से शुरू होगा, ई से शुरू होता हुआ एनालाइजिंग द टास्क विल बी द फर्स्ट। एक ही है जो ई से शुरू होता है, तो ये सीधा क्रैक हो जाती है। आसान क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें करीब 36-37 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो आपको कॉमन सेंस से बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से पढ़ाई से जो सिलेबस के अनुसार होगी और प्रैक्टिस
उस तरह के एमसीक्यू करने से और कॉमन सेंस मिला के बनते हैं। और कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है 5 से 7 क्वेश्चन इसमें एकदम टफ हैं, जो कि आपको बिल्कुल रोट लर्निंग और लक पे डिपेंड करता है कि आप जानते हैं। तो यदि हम इसको ही केवल एक बेस बना ले, तो आपने देखा कि इस 36-37 में से जो है करीब 30 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और बाकी 15 जो 12-13-15 क्वेश्चन उसमें से यदि आप 5 भी बनाते हैं तो 35 ला सकते हैं। मेरी ये सलाह होगी कि पेपर 1 पे खासा ध्यान दें। मैंने बहुत डिटेल में इसलिए वीडियो बनाया है कि आपको ये मन में भरोसा है कि इस तरीके से जो है आप पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पेपर के जो अभी रीटेस्ट हो रहा है उसके पहले पेपर 1 पे कुछ और लाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें और क्वालिटी मटेरियल की यूट्यूब पे है ज़रूरत, पेपर 1 के लिए लाया जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम लोग देखते हैं, और ये अच्छा नहीं है, ज्ञान के लिए अच्छा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैंने देख लिया तो मैं किसी को बताऊं। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और 2 कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी जो बची हुई है, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सीपीटी, तो ये बैच अभी भी चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर इस आईडी पे भेजें। और यदि आप नेट जेआरएफ का नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे पता भी नहीं है कब होगी एग्जाम, तो 1 अगस्त से मैंने सोचा था, मैं फिर रिवाइज करूंगा कि कब से बैच शुरू करें। यदि कोई क्रैश कोर्स चलाना हो, तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मुझे सलाह दीजिए, क्या कोई क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन करने को इंटरेस्टेड हैं फॉर 1.5 मंथ और 2 मंथ, जो अभी जो रीटेस्ट हो रही है? तो मैं सोच सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यदि बहुत लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो आई विल थिंक ओवर। इस तरीके से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपसे इनवाइट करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे भेजिए। आप पूछिए कि सर इसका क्या आंसर होगा। ऑफ कोर्स उठपटांग नहीं, जो आपके मन में आता है खुद भी बना के दे सकते हैं, या कहीं आपने देखा हो। पेपर से यदि आप भेजते हैं तो और भी अच्छा है, उसके सॉल्यूशन भेजें, क्योंकि अब तो मैंने एक ये भी परिपाटी शुरू की है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो जिस स्टूडेंट ने उस पेपर को भेजा है उसका मैं क्रेडिट नेम भी देता हूं, जिससे कि आपको यदि अच्छा फील हो। तो यदि आप अपने नेम को छिपाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेल में लिखें कि सर मैं पेपर तो भेज रहा हूं लेकिन मेरा नेम ना लें। कुछ स्टूडेंट ऐसा लिखते भी हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय।